हेलो एवरीबॉडी, आई एम प्रभुनाथ गिरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। छाप आप लोगों को बीज गणित पढ़ाने जा रहे हैं। बेसिक ऑफ अलजेब्रा इसमें बताएंगे। अलजेब्रा जो होता है वो संख्याओं के साथ अक्षरों का जो गणित होता है या गणना जो करते हैं संख्याओं के साथ अक्षरों का गणना, ये अलजेब्रा होता है। इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं क्या, संख्याओं और उनके संबंधों का वर्णन प्रतीकों के रूप में करना, यानी प्रतीकों के द्वारा करना। बीज गणित जो गणित है ना, उस गणित का जो है रीड होता है बीज गणित। जो हम गणित पढ़ते हैं, जो अंकगणित पढ़ते हैं, अर्थमेटिक मैथ पढ़ते हैं, उस के अलावा ये गणित होता है बीज गणित। बीज गणित में इसका परिभाषा जो बताए कि संख्याओं के साथ साथ हम अक्षरों का, अक्षर जो होता है ए से जेड और अ से ज्ञ तक के जो अक्षर होते हैं, उसी के द्वारा हम गणित में उसी का प्रयोग करके जिस गणित से हम गणना करते हैं उसी को हम बीज गणित कहते हैं। बीज गणित का गणित में बहुत महत्व है, कम महत्व नहीं है, बहुत महत्व है। यदि बीज गणित नहीं जानेंगे तो हम गणित को नहीं जान पाएंगे। गणित को जानने के लिए बीज गणित बहुत जरूरी है, और जो गणित बीज गणित को जानता है वो गणित जो है आसानी से सीखता है। जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है वो भी गणित को बीज गणित के माध्यम से सीख लेता है। बीज गणित जो है ना, वो गणित का जो है बैटरी है। जैसे गाड़ी में बैटरी डाल करके चलाया जाता है, कोई गाड़ी अभी बैटरी वाला भी गाड़ी आ गई है, तेल से गाड़ी चलाया जाता है, तो फ्यूल समझो। गणित का फ्यूल जो है तेल, ऊर्जा देने वाला गणित का बैटरी समझा जाता है, ये बीज गणित होगा। तो चलिए सीखते हैं। इसमें हम गणित में, इस गणित में हम बेसिक चीज बताएंगे। जो पांचवी छठी से जो स्टार्ट होता है, बीज गणित जो पांचवी से छठी से स्टार्ट होता है, उसके बारे में हम A to Z बताएंगे। आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए। चलिए चलते हैं। जैसे देखिए, इसमें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको क्या लिख सकते हैं हम? शॉर्ट में भी लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं ल गुना च, या अंग्रेजी में लिखते हैं इसको, लंबाई को लेंथ कहा जाता है, इसलिए इसको एल से, और इस चौड़ाई को विड्थ कहा जाता है, इसलिए इसको बी से। एल इंटू बी इसको बोलते हैं। दूसरा देखिए, और फॉर्मूला देखिए, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको भी वैसे लिखते हैं 2 इंटू, लंबाई के लिए लेंथ लिख सकते हैं एल प्लस बी। तो यार देखते क्या है कि हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? बीज गणित में अक्षरों का प्रयोग करते हैं। ये तो यहाँ तक अंक गणित हुआ, लेकिन नीचे जो है एल और बी का प्रयोग किए। यहाँ 2l प्लस बी, ये जो है यही बीज गणित का प्रयोग होता है कि नहीं? अक्षर का प्रयोग करके हम गणित बनाते हैं, उसको हम बीज गणित करते हैं। इसमें सबसे पहला जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बीजीय चौड़ाई क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी। वैसे ही
L इंटू बी, यानी उसको एल भी लिख सकते हैं। अब देखिए 2 इंटू एल प्लस बी, या कोई भी हम लिखते हैं 2xy या 2x² y², बहुत सारा ले सकते हैं। जो ये सब क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है कि नहीं। तो इस बीजीय व्यंजक में क्या क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं गणितीय संक्रियाएं। देख रहे हो यहाँ प्लस है, इसके पहले नहीं कुछ है तो प्लस है, यहाँ भी नहीं कुछ है तो प्लस है। यहाँ देखो -2x² y², कुछ भी जो होता है वो बीजीय व्यंजक क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो गणितीय संक्रियाएं होता है। गणितीय संक्रिया किसको कहते हैं, गणितीय संक्रियाएं 4 होते हैं। वो एक होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग, इसको गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। संख्या इसमें है, देख रहे हैं कहीं संख्या 2 है, 2 है, 2 है, 8 है, 5 है, कोई भी संख्या भी आता है। तो बीजीय व्यंजक में गणितीय संक्रियाएं, संख्या और अल्फाबेट होते हैं, अक्षर, अक्षरों का समूह कह सकते हैं। अक्षर या अक्षरों का समूह तो ये जो है, इसको हम जो है गणितीय संक्रियाएं, संख्या और अक्षरों का समूह जो आते हैं, ये यही जो है गणितीय संक्रियाएं में प्लस, माइनस, गुणा भाग, जोड़ घटाव गुणा भाग, और संख्या और अक्षरों का समूह। संख्या भी होगा, अक्षर भी होगा, या अक्षर हो सकता है तो संख्या नहीं होगा, संख्या होगा तो अक्षर हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसको इतना गणितीय, ये बीजीय व्यंजक होता है। गणित में इसको क्या कहते हैं, जैसे तुम मान लेते हो कि -2 या -8xy² क्यू, ये जो है 8xy² ये एक तरह से एक बीजीय व्यंजक हुआ। इसी को बीजीय व्यंजक कहता है। बीजीय व्यंजक की परिभाषा अगर पूछे तो बता सकते हैं कि गणितीय संक्रियाएं, संख्या और अक्षर या अक्षरों के समूह को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक, अब इसमें आते हैं गुणनखंड। गुणनखंड गुणा का खंड करते हैं। गुणनखंड का अर्थ होता है गुणा का खंड, माने गुणा के टुकड़ा। जैसे 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, और माइनस है तो माइनस दे देंगे। यहाँ x है तो x हो जाएगा गुने x, इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं 8xy² का, और y² है तो y गुने y, z³ है तो z गुने z गुने z। ये गुणनखंड में उसको गुना के रूप में तोड़ देना, गुना में अलग अलग कर देना, ये गुणनखंड होता है। तो बीजगणित में भी गुणनखंड होता है। अब इसमें आता है गुणांक। 2-3 चीज है जिसको हमको जानना जरूरी होता है। गुणांक, गुणांक से क्या अर्थ होता है, गुना का अंक गुणांक, इसको क्या कहते हैं, गुना का अंक। जो गुना में अंक होते हैं उसी को गुणांक कहते हैं। कोफिशिएंट इसको इंग्लिश में कहा जाता है, इसको फैक्टर कहा जाता है। गुणनखंड को फैक्टर कहते हैं और गुणांक को कोफिशिएंट कहते हैं। तो गुणांक में इसका जो गुना में अंक कौन है, ये एक्सप्रेशन है बीजीय व्यंजक में। जो गुणांक है उसको क्या कहेंगे, 8 गुणांक है।
अंक क्या है, गुना में अंक कौन कितने हैं, तो 8 है, ये गुणांक कहे जाएंगे। यहाँ इसमें क्या है, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो जो गुना में अंक होते हैं, बीजीय व्यंजक में जो भी अंक होते हैं गुना में, उसको उसका गुणांक बोलते हैं। ठीक है। घात, ये सब जानना जरूरी है। घात या पावर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो घात पावर कितना है, इसमें एल बी में एल का पावर 1 है, बी का पावर 1 है। नहीं कुछ पावर होता है तो क्या होता है, 1 होता है पावर। इसमें x का पावर 2 है, y का पावर 2 है। अगर इसमें इसकी बात करें तो इसमें पावर जो है x का 1 है, y का 2 है और z का पावर 3 है। तो ये पावर हो जाता है। इसको भी जानना जरूरी है कि पावर किसको कहते हैं, गुणांक किस क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। इतना जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये समझ गए। बीजीय व्यंजक पढ़े हैं, उसमें व्यंजक में ये सारे जो है व्यंजक है 7a² b² माइनस 9xyz या 2x² प्लस 5x प्लस 3 या 9x² प्लस 3y², ये जो है बीजीय व्यंजक होते हैं। बीजीय व्यंजक में 2 टर्म आता है, ये अचर जिसको स्थिरांक बोलते हैं या नियत संख्या या अंग्रेजी में कांस्टेंट बोलते हैं। कि ये जो होता है अचर जो होते हैं वो कोई संख्या होता है या अननोन वैल्यू होता है, जो जानते हैं संख्या होता है, ये कांस्टेंट कहते हैं। आगे बता रहे हैं, समझाते हैं। चर होता है, 2 होते हैं चर को क्या होते हैं ये भी बताएंगे वेरिएबल में। और चर में क्या क्या होते हैं, इसमें अंग्रेजी में इसको वेरिएबल कहते हैं। अक्षर होता है या अक्षरों का प्रतीक होता है। जैसे देखते हैं यहाँ 7a² b² है, तो 7a² b² में 7 क्या होगा, 7 एक संख्या है। तो संख्या है, यह संख्या नहीं बदलता, ये नहीं बदलने वाला होता है। चर मीन्स होता है, चर माने बदलने वाला, अचर मीन्स नहीं चलने वाला, नहीं बदलने वाला। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये जो होता है चर जो होता है वह बहुरूपिया होता है। अब देखिए इसमें ए बी और 7 ए है बी है, a² b² है, लेकिन इसको छोड़ दो, a² को जाने दो। ए और बी, यहाँ x y z है। तो ये सब जो होते हैं, ये जो होंगे ए बी x y z, ये जो है बदलने वाले होते हैं। एक जगह पर हम कोई भी संख्या रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, -5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, कोई भी बदल सकते हैं। इसको मान सकते हैं कि ये जो है चर है, वेरिएबल। तो ये वेरिएबल होते हैं। जिस बहुरूपिया जानता है, बहुरूपिया क्या होता है, बहुरूपिया बहुत रूप बनाता है। कभी देखेगा बहुरूपिया को कि वो क्या करता है, कभी बन जाएगा शंकर जी, कभी पागल का रोल कर लेगा, और कभी जो है राम जी बन जाएगा, और कभी हनुमान जी भी बन जाता है। नहीं, हनुमान जी बन के डराता है, पागल बन के भी डराता है। तो बहुरूपिया होता है कि वो अपना रूप बदलता है। उसी तरह से चर भी बहुरूपिया, इसमें ए के बदले तू 1 रख दो, 2 रख दो, 5 रख दो, 10 रख दो, 1 लाख रख दो, कितना हूँ रख देगा, इसका वैल्यू जो है सो उतना हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है। और ये 7 है तो ये अचर होता है, वो अचर रहेगा, उतना ही रहेगा, नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। तो इस तरह से ये ए बी कोई भी लेटर है, कोई भी अक्षर होगा, वो चर होते हैं। और जो कोई भी संख्या है वो अचर होते हैं, वो अचर होते हैं। ये 2 चीज को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हम बीजीय व्यंजक का परिभाषा दे सकते हैं दूसरे तरह से। बीजीय व्यंजक को
क्या हो सकता है, बीजीय व्यंजक क्या है। तो बीजीय व्यंजक में जो गणितीय संक्रियाएं, संक्रिया प्लस चर, अचर और चर के समूह को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। नहीं, चर, अचर और गणितीय संक्रियाएं जो होते हैं इसी को मिला करके बीजीय व्यंजक बनता है। अब इसमें आते हैं ऑब्जेक्ट या टर्म, इसको बोलते हैं। कोई भी बीजीय व्यंजक ले लो, बीजीय व्यंजक लेते हैं x² प्लस 2x प्लस 5, या दूसरा भी ले सकते हैं, देखो 2x² माइनस 3x प्लस 2, ये दो बीजीय व्यंजक है। इसमें बीजीय व्यंजक में हम देखते क्या है कि प्लस से जुड़ता है और माइनस से भी जुड़ता है। इसमें 3 टर्म है। टर्म का मतलब होता है अलग अलग भाग, नहीं जैसे माला पहनते हो, जिसमें गुलाब का भी फूल होता है, उसमें गेंदा भी होगा, उसमें और सारे फूल होंगे कि नहीं, उसी तरह से इसमें होते हैं। किसमें, टर्म में, टर्म व्यंजक में टर्म होते हैं, एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ होता है, वो प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ। तो जितने प्लस माइनस होंगे उतने उसमें पद होते हैं। यहाँ 3 प्लस है तो इसमें एक यहाँ है प्लस, दूसरा 2x का एक प्लस है और तीसरा 5 का प्लस है। 3 प्लस है, यहाँ प्लस छुपा हुआ है। कहीं प्लस यदि नहीं होता है तो क्या होता है, छुपा होता है। प्लस है लेकिन माइनस को नहीं छुपाएंगे। अगर माइनस देना होगा यहाँ तो माइनस दे लिखना पड़ेगा, लेकिन प्लस को नहीं भी लिख सकते हैं तो प्लस मान लेते हैं। यहाँ देखो 2x² माइनस 3x प्लस 2 है, तो इसमें 3 है चिन्ह, तो पद कितने हैं, अगर यहाँ रख देंगे, इसमें 2 है 2x² माइनस 3x, तो इसमें 2 चिन्ह है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो 2 पद है। पदों को हम उस प्लस माइनस से अलग कर लेते हैं, उतने पद होते हैं। इसमें कितने पद है, 1 2 3, 3 प्लस, एक माइनस है और 2 प्लस है, तो इसमें 3 पद है। 2 प्लस और 1 माइनस, ये 3 पद हुआ नहीं। इसमें 2 चिन्ह है, किसी में 1 होता है, जैसे देख लेते हैं इसमें 2x² yz, 2x² yz, इसमें कितने चिन्ह है, प्लस 1 शुरू में ही है, इसलिए इसमें 1 पद नहीं। तो पद ये होते हैं, पद जो होते हैं वो बीजीय व्यंजक के एक भाग होते हैं, जिसको हम इस तरह से जानेंगे। ठीक है, पद के घात, पद के घात, घात पहले ही बताए हैं, पावर को कहते हैं। तो इसमें पद के सबसे अधिकतम घात जो होते हैं, व्यंजक में सबसे अधिकतम घात, व्यंजक के सबसे अधिकतम घात पद के घात, व्यंजक के सबसे अधिकतम घात। किसी व्यंजक में सबसे अधिकतम घात को ही उस व्यंजक का अधिकतम घात कहते हैं। तो पद में सबसे अधिकतम घात क्या होता है, यहाँ जो है x का 2 है और यहाँ x का 1 घात है, तो इसको द्विघाती बोलेंगे, 2 घात का। त्रिघाती होगा 3 घात का, चतुष्घाती 4 घात का। इस तरह से ये व्यंजक के प्रकार में पहला जो होता है 1 पद का होता है, उसको एक पदी व्यंजक कहते हैं, एक पदी। 2 पद का होता है उसको द्विपदी, द्विपदी। एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक। 3 पद का होगा उसको क्या कहेंगे, त्रिपदी,
तीन पद के व्यंजक। एक पद ही कहा जाता है जिसमें केवल अधिकतम दो पद हो। त्रिपदी हो गया, तीन पद हो। उसको त्रिपदी कहते हैं। और इस तरह से चतुष्पदी, पंचपदी, षष्ठपदी, सप्तपदी, अष्टपदी इस तरह से चलता है। तो क्या होता है, एक पद कैसे होते हैं जिसमें जैसे इसका देख लो, एक पद ही होगा, केवल व्यंजक में एक पद होगा, यानी x 2x या x -3x या x या a² b² c² कुछ भी हो, लेकिन केवल एक प्लस चिन्ह से जुड़ा होता है, उसको एक पदी ही बोलते हैं। द्विपदी में दो प्लस चिन्ह होगा, जैसे देखो 2x² + 5 या 2a + 3b, या बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं जिसमें दो ही 3a - 2 देख लो, यहाँ दो प्लस है, यहाँ एक प्लस पहले प्लस है और ये 5 के पहले प्लस है, ये 5 का प्लस है, ये 2x² का यहाँ प्लस है, तो दो पद होंगे। यहाँ 2a + 3b, इसमें भी दो पद है, 2a हो गया और 3b हो गया। लेकिन हम प्लस चिन्ह से, इसमें प्लस है, ये प्लस है, यहाँ जो प्लस है माइनस है, 3a एक पद हो गया। इसको प्लस माइनस जो है पद को अलग करता है, इसलिए इसको हम पद को प्लस माइनस क्या करते हैं, अलग करता है, इसीलिए प्लस माइनस को हम पदों की संख्या मान लेते हैं। तीन पद में क्या होंगे, देख लो, तीन पद में भी आएगा 3x² + 2x + 5 या -5। यहाँ देखो a + a² + a³। तो इस तरह से इसमें तीन पद हो गए, जो प्लस माइनस से जुड़ते हैं उसको हम पद को अलग अलग मान देते हैं, इसलिए उसको एक पद, द्विपद, त्रिपद, चार पद, पांच पद सब को। अब चार पद वाला देखेंगे चार पद में देखो 3a³ -2a + b - c, कुछ भी लिख सकते हैं जो अचर और चर हो, जो व्यंजक लिखने का भी बताएं। तो इसमें चार पद हो गया, कौन कौन पद हो गया, 3a³ 2a माइनस से अलग है इसलिए इसको पद मानते हैं, a हो, b होगा और c होगा, तो इसमें चार पद होगा। तो इस तरह से हम पदों के बारे में जानते हैं। देखिए, पद का घात, व्यंजक में चर के अधिकतम घात को पद का घात कहते हैं। व्यंजक कोई व्यंजक है, यहाँ जो है 2x² + 5, तो इसमें व्यंजक के अधिकतम घात जो होंगे पद, वही पद का, व्यंजक में चर का अधिकतम घात, चर x है, इसका अधिकतम घात 2 है, तो ये 2 को यहाँ a + a² + a³ पद का अधिकतम घात क्या होगा, पद का घात अधिकतम जो है व्यंजक में चर का घात जो अधिकतम कितना होगा, 3 है, तो ये पद का घात उसको उसमें उस पद में जो है 3 है, पद का अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो पद का घात कितना होगा, 3 होगा। याद रखेंगे कि जिस पद में सबसे अधिक व्यंजक का अधिकतम जो चर का घात होगा वही घात बोलते हैं, पद का घात बोलते हैं। जैसे 3x² + 2x - 5 में चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए ये पद के घात कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसको जो है जो जानना जरूरी है, इसको यदि समझ जाते हैं तो आपको आगे कठिनाई नहीं होगी।
अब तो व्यंजक बीजीय व्यंजक के प्रकार हम पद के आधार पर इसको एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बोले हैं। अगर घात के आधार पर बोलते हैं तो एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, इस तरह से उसको हम डील करें। बीजीय व्यंजक के जो प्रकार पढ़े हैं, पद के आधार पर प्रकार पढ़े हैं। पद के आधार के बाद हम घात के आधार पर प्रकार जो पढ़े हैं वो किसके आधार पर पढ़े हैं? पद के आधार पर। इसको घात के आधार पर बीजीय व्यंजक को बांटते हैं। घात के आधार पर क्या होता है? वैसा ही होता है पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। या घात के आधार पर एक घातीय, द्विघातीय, एक घातीय, एक घातीय व्यंजक, दूसरा होगा द्विघातीय जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होगा। पद में पद का घात में पढ़े हैं ना, उसी तरह से द्विघातीय। तीसरा होगा त्रिघातीय, त्रिघातीय, चतुष्घातीय, पंचघातीय, षष्ठघातीय, षष्ठघातीय। ये जो घातीय होता है, अब देखिए इसमें चौथा होता है चतुष्घातीय। चतुष्घातीय इसको लिख देंगे तो 4 घात का होता है अधिकतम घात। तो जिस पद में अधिकतम घात जो है, किसी भी पद का अधिकतम घात जो होता है वो उस पद का घात कहलाता है। जैसे एक घातीय का मतलब हुआ 9x + 2 है। ध्यान दो यहाँ इस पद का कितना घात है? अधिकतम घात 1 है। चर का x का अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात देखते हैं। अगर अधिकतम घात इसका 2 होता तो द्विघातीय हो जाता। पद कितना हुआ उससे मतलब नहीं, हम घात देखते हैं अधिकतम घात। तो द्विघातीय, इसका अधिकतम घात 2 है, इसका 1 है, तो अधिकतम घात जो होगा वो होगा। यहाँ त्रिघातीय अधिकतम घात देखेंगे x³ + 3x + 5 + 2। इस तरह से अधिकतम घात चतुष्घातीय है, x⁴ या y⁴ कुछ भी लिख सकते हैं, चर कोई भी हो सकता है, उसका घात +5। तो इस तरह से जो है जो अधिकतम घात होंगे वो उसके घात के आधार पर भी हम व्यंजक को अलग प्रकार के आधार पर बांटते हैं। अलग अलग प्रकार के आधार पर बांटते हैं कि नहीं? पद के प्रकार में पद 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो सजातीय पद होता है और दूसरा जो है विजातीय पद होता है। अंग्रेजी में इसको लाइट टर्म कहते हैं और इसको अनलाइट टर्म कहते हैं। सजातीय पद समझ लो, अक्षर गुणनखंड समान होगा। अक्षर गुणनखंड समान होगा वो सजातीय पद होगा, और जिसका अक्षर गुणनखंड असमान होगा यानी समान नहीं होगा वो विजातीय पद होगा। देखिए यहाँ अक्षर गुणनखंड क्या है? कोई है, जैसे मान लो x² y² और 5x² y²। यहाँ अक्षर गुणनखंड दोनों का समान है, इसलिए ये दोनों समझ जाती है। कभी 2 x है, x × x y × y, इसमें भी x × x y × y। गुणनखंड करेंगे तो 2 x का गुना होगा और इसमें 2 y का गुना होगा, इसमें भी 2 x होंगे और 2 y होंगे। इसलिए ये दोनों जो पद है ये समान पद, सजातीय पद कहलाएंगे। समान पद भी कह सकते हैं और असमान पद। तो सजातीय पद हो गया, ये क्या हो गया? सजातीय हुआ, समान पद। दूसरा होता है विजातीय पद। तो विजातीय पद का भी देख लो 2x² y, और दूसरा ये जो अगर हम टर्म लेते हैं, दूसरा व्यंजक लेते हैं 2x² y²। अब यहाँ देखते हैं क्या ये दोनों टर्म जो है विजातीय है, ये दोनों
पद क्या है? विजातीय है, क्योंकि इसमें 2 x है और 1 y है, लेकिन यहाँ 2 x और 2 y है, तो ये दोनों जो है सजातीय नहीं होंगे, ये विजातीय होंगे, असमान होंगे। विजातीय कभी x y z और 5 x y, ये क्या है? सजातीय है कि विजातीय है? ये दोनों जो है तो इसमें x y z है, इसमें x y है, इसलिए ये दोनों विजातीय होगा। इसमें अगर z हो जाएगा तो सजातीय होगा, लेकिन इसमें x स्क्वायर है, x स्क्वायर y z, और इसमें x y z का वही विजातीय है। जैसे ही इसमें जो है x स्क्वायर y z हो जाएगा, इसमें भी x स्क्वायर y z, तो ये सजातीय हो जाएगा। फिर देखो एक y क्यूब करते हैं तो यहाँ भी सजातीय होने के लिए y क्यूब करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि अक्षर गुणनखंड समान होगा तो सजातीय होगा, असमान होगा तो विजातीय होगा। तो समान कभी भी अक्षर गुणनखंड होंगे तो ये सजातीय होंगे, अक्षर